Assalamu alaikum dear students, myself Dr. Saidanuin and I am back with the solution of the numerical problems of chapter number 13, that is the current electricity today. I hope आपने जो previous lecture है short answer and questions का जो हमने कल किया था आपने अच्छे से उसको understand कर लिया होगा, learn कर लिया होगा। आज हम अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। जिस तरह आपने देखा था कि इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस कोई इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे, तो आई होप आपको इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी इजी ही लगेंगी, क्योंकि कोई ऐसा ख़ास इसमें कोई जो है वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात है। कोई ऐसी ख़ास डिफ़िकल्टी आपको इंशाल्लाह फ़ील नहीं होगी, और जो भी होगी वो मैं आपकी इंशाल्लाह रिमूव करा दूँगी। सो अब देखें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 13.1 जो आपकी एक्सरसाइज में है, आपकी बुक्स के चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज में है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट इफ़ 300 मिली एम्पेयर करंट इज़ पासिंग थ्रू इट। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने कैलकुलेट करना है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस जब हमने चैप्टर किया था तब भी बताया था कि आपने सबसे पहले डाटा बनाना है। डाटा में आप क्या चीज़ें लिखते हैं, नोन और अननोन क्वांटिटीज़। ठीक है, आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप कैपिटल एन से भी डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल एन से भी डिनोट कर सकते हैं। पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट, टाइम आपको उन्होंने दिया है कितना, 1 मिनट का। 1 मिनट में आपको पता है हमने सिस्टम इंटरनेट डाटा जब भी आपने लिखना है तो कौन सी यूनिट्स में लिखते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में लिखते हैं। अब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो टाइम की होती है वो सेकंड होती है, इसलिए आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सो आपको पता है कि 1 मिनट जो है वो किसके इक्वल होता है, 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं ना, तो हम इसको 1 मिनट को इक्वल्स टू 60 सेकेंड लिख देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा इफ़ 300 मिली एम्पेयर करंट इज़ पासिंग थ्रू इट। करंट की वैल्यू उन्होंने दी है 300 मिली एम्पेयर। ये भी अब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में करना है। ये जो मिली है ये प्रीफिक्स है, इसको आप ओपन करें। 300 इंटू 10 की पावर -3 ये मिली की वैल्यू होती है एम्पेयर। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। 10 की पावर -3 आपको पता है ना, डिवाइडेड बाय 1000 होता है। आप इसको डिवाइड करें 1000 से तो ये 0.3 एम्पेयर आ जाएगी। उसके बाद चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। हमने लास्ट चैप्टर में भी बार बार चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी वो क्वांटिटीज़ हैं जो आपको याद हो जानी चाहिए थी अब तक। ये कांस्टेंट क्वांटिटीज़ होती हैं। तो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जो आपने मिलिकन मेथड से भी लास्ट चैप्टर में निकाला था वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारा डाटा हमने लिख लिया जिसमें हमने अपनी नॉन क्वांटिटीज़ और अननोन एक जो क्वांटिटी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमने लिख ली हैं। अब हमने इसको कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, चूँकि इन्होंने करंट की बात की है तो जाहिर सी बात है हम करंट का फार्मूला यूज़ करेंगे। और आप सबको पता है कि व्हाट इज़ करंट। करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी आई जो है वो Q/T के इक्वल होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज यहाँ पे सिंगल चार्ज नहीं है, आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं ना, तो Q=NE का फार्मूला ये हमने लास्ट चैप्टर में भी यूज़ किया था, क्योंकि एक सिंगल चार्ज नहीं, अब आपके पास N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। टोटल चार्ज Q जो है आपके पास वो प्रोडक्ट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एंड द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो Q की जगह आप NE इधर डालेंगे, Q=NE, क्योंकि Q जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है और डिवाइडेड बाय T। अब यहाँ पर आपको N चाहिए ना, आपको तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो T को आप उस तरफ ले जाएं, करंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो चार्ज इधर N के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ जाकर इक्वल के सेकंड साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब आप इनकी वैल्यूज़ डाल दें, करंट की वैल्यू डालें, टाइम की वैल्यू डालें, और चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इनकी वैल्यू, इन सारों की वैल्यूज़ डालेंगे। तो आपको पता है ऊपर जो है एम्पेयर इंटू सेकेंड, और एम्पेयर इंटू सेकेंड जो है वो कूलम होता है, तो ऊपर और नीचे का कूलम कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ नंबर चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। इसलिए अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर पर तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1.125 इंटू 10⁻20। ठीक है, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इसमें कोई डिफ़िकल्टी आपको नहीं होगी। अब आ जाए अपनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 13.2 पे। अ चार्ज ऑफ 90 कूलम। अब आपको यहाँ पे भी आप डाटा बनाए, चार्ज उन्होंने आपको दिया हुआ 90 कूलम का, पासिस थ्रू अ वायर, एक वायर से गुजर रहा है, टाइम दिया हुआ कितना, 1 और 15 मिनट्स, 1 और एंड 15 मिनट्स। इसको अब आपने कैसे कन्वर्ट करना है सेकेंड में, क्योंकि आपने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में तो कन्वर्ट करना ही है ना, आपने इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको किस तरह से करेंगे, ये स्टूडेंट्स ये देखें मैंने आपके
आसानी के लिए ये 1 आवर एंड 15 मिनट को किस तरीके से कन्वर्ट किए इन सेकंड्स। 1 आवर आपको पता 60 मिनट्स के इक्वल होता है और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। दिस इम्प्लाइज कि 1 आवर जो है वो 60 मिनट मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स, क्योंकि आपने इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो ये 3600 सेकंड्स के इक्वल हो गया, ठीक है। और एंड 15 मिनट्स है, तो 15 मिनट्स को भी आपको सेकंड में करना पड़ेगा, तो 15 को भी आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो 900 सेकंड के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आप टोटल टाइम इसका कैलकुलेट कर सकते हैं 1 आवर एंड 15 मिनट्स। तो 1 आवर एंड 15 मिनट्स का मतलब है, एंड का मतलब है एडिशन करनी है आपने। 1 आवर का कितना टाइम निकाला था आपने 3600 सेकेंड, एंड का मतलब है एडिशन, और 15 मिनट जो आपने निकाले हैं 900 सेकंड उसको इसमें ऐड करा दें, तो आपके पास टोटल जो अब आपका टाइम आ गया है 1 आवर एंड 15 मिनट्स। ये आपने सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया और वो कितने सेकंड्स आया है 4500 सेकंड, ठीक है। तो ये 4500 सेकंड जो है हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में करना था, मैंने आपको ये इसका पूरा तरीका बता दिया कि आपने इसको कैसे कन्वर्ट किया। अब उन्होंने सिंपली बस करंट मांग दिया आपसे, तो मेन इसमें ये कन्वर्जन ही थी इस पूरे क्वेश्चन में, और कोई ऐसी बात नहीं। करंट का फार्मूला आपको आता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q/T के इक्वल है। चार्ज यहाँ पर उन्होंने एक दिया हुआ है 90 कूलम, आप वो डालेंगे और डिवाइडेड बाय ये जो टाइम अब आपने कैलकुलेट किया है 1 आवर एंड 15 मिनट्स का 4500 सेकेंड्स में, वो आप लगाएंगे और यहाँ से आप इसको एम्पेयर में करंट को कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको मिली एम्पेयर में भी कर सकते हैं। मिली एम्पेयर में किस तरह से करेंगे आपको पता है ना, साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म आप इसकी बनाएंगे। साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में ये डेसिमल को शिफ्ट करेंगे 1 2 3 प्लेसेस, या फिर दूसरा आसान तरीका क्या होता है बगैर साइंटिफिक, अगर आपने इसको मिली एम्पेयर में बनाना है क्योंकि ये बहुत स्मॉल करंट है, तो जो वैल्यू आपको चाहिए होती है, ठीक है, आप उससे इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। मुझे अगर मिली चाहिए, मैं चाहती हूँ कि इस करंट को मैं मिली एम्पेयर की फॉर्म में लिख लूँ, तो मैं मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ मैं इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी कर दूँगी और डिवाइड भी कर दूँगी। जो मल्टीप्लाई वाला 10⁻³ है वो तो मिली बन जाएगा ना, वो तो इसके साथ मिली एम्पेयर बन के आ जाएगा। जो डिवाइड होगा 10⁻³ वो ऊपर आकर डिवीजन से जब आप उसको ऊपर लेकर आएंगे तो 10⁻+3 हो जाएगा, और यानी 1000 बन जाएगा। वो 1000 जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज 20 मिली एम्पेयर। आई होप आपने इस पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर मुझे अपने आंसर में कोई चीज़ चाहिए, कोई प्रीफिक्स चाहिए, मैं चाहती हूँ मेरे आंसर में मिली की प्रीफिक्स आ जाए, क्योंकि ये बहुत स्मॉल करंट है, तो इतनी स्मॉल करंट को आप मिली में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर मैं मिली की वैल्यू मुझे पता है 10⁻³ में उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, जो डिवाइड वाला है वो ऊपर आके 1000 बन जाएगा, उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, और जो मल्टीप्लाई वाला है ये 10⁻³ एम्पेयर, ये आपका क्या बन जाएगा, मिली एम्पेयर। अब आ जाए कम अप टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो हमारी है 13.3। 13.3 में क्या लिखा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इन द फिगर, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर से भी अब आपने करंट निकालनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी पूरे सर्किट की निकालनी है, और टोटल करंट की वैल्यू भी निकालनी है फ्रॉम द सोर्स। उन्होंने आपको एक डायग्राम दी हुई है, देखते हैं क्या डायग्राम है। ये दी हुई है उन्होंने आपको डायग्राम, ये पूरा सर्किट डायग्राम उन्होंने आपको दी है। अब इस सर्किट डायग्राम में करंट आपको पता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये टोटल करंट है जो पॉजिटिव से नेगेटिव आई जो है वो फ्लो कर रही है। 6 वोल्ट जो है वो बैटरी की EMF है, ठीक है। उसके अलावा यानी आप समझ लें कि ये उन्होंने 6 वोल्ट वाली बैटरी लगाई हुई है, या फिर आप 3 सिंगल सेल भी लगा सकते हैं ना 1.5 वोल्ट के, ठीक है। तो ये 6 वोल्ट की बैटरी है। उसके बाद ये 2 रजिस्टर R1 और R2 आपको नज़र आ रहे हैं, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, जबकि ये जो तीसरा रजिस्टर R3 है ये इन दोनों के साथ सीरीज़ में लगा हुआ है। अब यहाँ पर सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन का काम आएगा आपके पास। अब पहले आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे जो कि दोनों आपस में पैरेलल हैं, और इन दोनों को सॉल्व करके एक को आपने R1 कह लिया, एक को आपने R2 कह लिया, ये भी 6 ओम है, ये भी 6 ओम है, ये वैल्यूज़ उन्होंने आपको दी हुई हैं। इन दोनों के जो टर्मिनल्स हैं पॉइंट, इनको आप A भी कह लें, A और B टर्मिनल, ठीक है। और उसके बाद ये जो रजिस्टर है जो इसके साथ सीरीज़ में लगा हुआ है इन दोनों के साथ, उसको आप R3 कह लें जो कि 3 ओम है। अब हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, ये दोनों पैरेलल में लगे हैं। सो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला होता था जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते थे, हम अगर इक्विवेलेंट इन दोनों की इक्विवेलेंट को हम कह लेते हैं ना R4,
क्योंकि R1 R2 R3 हमारे पास सर्किट में लगी हुई हैं, तो हम इन दोनों का जो इक्विवेलेंट निकालते हैं उन दोनों उसको क्या कह लेंगे, R4। सो इसका फॉर्मूला अगर आपको याद हो पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो हम कैसे निकालते थे, 1/R इक्विवेलेंट ऐसे करते थे ना। सो 1/R4 इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये तरीका होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का, कि हम किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं कि जो भी आपने इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो 1/R4 हमने इन दोनों के इक्विवेलेंट को R4 कह लिया ना, तो 1/R4 किसके बराबर होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। ये फार्मूला है पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का। अब 1/R1 कितना है, 6 प्लस R2 कितना होता है, वो भी 6 है। सो 1/6 प्लस 1/6 आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, तो ये आ जाएगा 2/6। 2/6 जो है वो 1/3 बन जाता है। और अब चूंकि 1/R4 तो नहीं ना आपको चाहिए, तो दोनों तरफ उल्टा लें, आप इन्वर्स कर लें। उल्टाएंगे तो 1/R4 का R4 आ जाएगा और 1/3 का क्या बन जाएगा, 3 ओहम बन जाएगा। सो R4 जो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आपका R1 और R2 का, ये आपने निकाल लिया है 3 ओहम। अब आप इस सर्किट को इस तरह बना सकते हैं। ये देखिए, हमने इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला और इसको अब अपने सर्किट में इन दोनों की जगह पर लगा दिया, और वो कितना है, R4 3 ओहम। ठीक है, अब आप अपने ए और बी टर्मिनल के दरमियान में बजाय ऐसे लगाने के, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके इसकी जगह एक ही R4 अब आप लगा देंगे, जो कि इन दोनों के इक्विवेलेंट के बराबर है। इन दोनों का एक तरह का आपने कैलकुलेट कर लिया ना, सम अप कर लिया इसको, और वो सम अप करके क्या किया है आपने, 3 ओहम निकाल लिया है इन दोनों का सोल्यूशन, और उसे अपने सर्किट में इन दोनों की जगह लगा दिया, R4 इज इक्वल टू 3 ओहम। अब ये आपका सर्किट ज़रा सिंप्लीफाइड हो गया। अब आपका R4 और R3 आपस में क्या है, सीरीज़ में है। तो जो सीरीज़ में तो बहुत आसान है ना, आप जस्ट उसको ऐड कर लेंगे। अगर आपने इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है R4 और R3 का, तो आपने पढ़ा था कि अगर तो वो सीरीज़ में लगे होते हैं तो उसको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। नो R4 एंड R3 आर इन सीरीज़, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब इसका RE अब आप कह लेना, क्योंकि अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ऑफ द होल सर्किट। पहले हमने इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाला जिसको हम R4 कह रहे हैं, अब हम पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने लगे हैं, उसको हम R इक्विवेलेंट कहेंगे, जो कि इन दोनों के सम के इक्वल होगा। सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R4 प्लस R3, विच इज़ इसको 3 प्लस 3, सिंपल है, एडिशन है, और कुछ नहीं करना, क्योंकि जब रजिस्टर सीरीज़ में लगे होते हैं, आपको मैंने बताया था, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आप उनको जस्ट ऐड कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में उनको आप इस तरह से करके करते हैं 1/R इस तरह करके, लेकिन सीरीज़ कॉम्बिनेशन में उनको सीधा सीधा आप ऐड कर लेते हैं 3 प्लस 3, और वो कितना आ गया, 6 ओहम। सो दिस इज़ द, अब आप इस सर्किट को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये देखिए, और सिंप्लीफाई करके हम इस सर्किट को, ये कितना छोटा सा रह गया, क्योंकि अब इन दोनों की जगह अब आप ये एक सिंपल एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, जो कि कितना आपने निकाला है, 6 ओहम का ये है, और ये करंट फ्लो कर रही है, और ये आपकी बैटरी है 6 वोल्ट की। अब ये आपने छोटा सा सर्किट बना लिया है इन दोनों की जगह पर ये टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट लगा के, जो कि 6 ओहम है। अब आपके लिए टोटल करंट निकालना कोई मुश्किल नहीं है। सो व्हाट इज़ द टोटल करंट, टोटल अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, और तो I किसके बराबर होता है, V/R इक्विवेलेंट। V कितनी है टोटल बैटरी आपकी, 6 वोल्ट, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, जो आपने टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकाला है 6 ओहम। दोनों को डिवाइड करने जारी बात है, 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा। सो वोल्ट पर ओहम जो होता है ना, वो एम्पेयर के बराबर होता है, आप उसको एम्पेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ऐसा यूनिट ऑफ द करंट जो है वो एम्पेयर है। सो दिस इज़ 1 एम्पेयर। इसका मतलब है टोटल करंट जो फ्लो कर रही है इस सिंप्लीफाइड सर्किट से, वो कितनी है, 1 एम्पेयर। लेकिन उन्होंने आपको सिर्फ टोटल करंट तो कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा था, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें कही हैं। उसके अलावा क्या कहा है, ईच रजिस्टर क्या करंट है, हमने इसको सिंप्लीफाई करके, सबसे पहले तो उन्होंने कहा था ना उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, तो हमने पहले एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली, इन दोनों को सिंप्लीफाई, फिर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट वो भी निकाल ली, फिर उससे टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट वो भी कैलकुलेट कर ली। अब आखिरी चीज़ जो उन्होंने कही है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। ईच रजिस्टर का मतलब है कि R1 से कितनी करंट फ्लो करी। अब शुरू वाले सर्किट पे आ जाए जो उन्होंने आपको दिया, इस R1 से कितनी करंट फ्लो कर रही है, इस R2 से कितनी करंट फ्लो कर रही है, और इस R3 से कितनी करंट फ्लो कर रही है, ये वो आपका देखना चाहते हैं। अच्छा जी, तो अब करंट थ्रू ईच रजिस्टर, सबसे पहले R1 पे आ जाए, फार्मूला वही रहेगा ओहम्स लॉ का। ओहम लॉ होता है V इज इक्वल टू IR, तो I शुड बी इक्वल टू V/R। लेकिन अब V कौन सी लेनी है, V अब आप लेंगे VAB। VAB इज द, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं अब आप ले सकते, VAB वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इन पॉइंट्स A और B के बीच में है, ठीक है, A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो VAB है। अब VAB आपके पास कहाँ से आती है, इस VAB को अगर आप क्योंकि आपने इन दोनों को सिंप्लीफाई करके ये किया था ना, तो VAB आपके पास आएगी
टोटल करंट मल्टीप्लाई बाय दिस R4, जो कि आपने ए और बी के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, ये है ना R4 विच इज़ 3 ओम, द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर जब आप लगाएंगे तो VAB किसके बराबर आ जाएगा, टोटल करंट I मल्टीप्लाई बाय R4. R4 क्यों लिया है हमने, ए और बी के दरमियान की रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट की तो नहीं ना लेनी है आपने सिर्फ ए और बी के दरमियान की रेजिस्टेंस लेनी है R4 विच इज़ 3 ओम. सो I आपने निकाली थी 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3 वोल्ट. सो VAB 3 वोल्ट है. ठीक है, तो 3 वोल्ट VAB की वैल्यू आ गई. तो I1 किस तरह निकालेंगे, VAB ओवर R1. R1 की वैल्यू आपके पास है, कितनी है R1 की वैल्यू, VAB तो आपने निकाल ली ना 3 वोल्ट, वो आप इधर लगा देंगे. और R1 की वैल्यू आपके सर्किट की उन्होंने आपको दी हुई है 6. ठीक है, वो वैल्यू आप लगाएंगे, इधर यूज़ करेंगे. सो 3/6, इसको आप कैंसिल आउट करें, सॉल्व करें तो 0.5 एम्पेयर आ जाता है. इसी तरह करंट थ्रू R2, I2 कहेंगे उसको. I2 कितनी करंट है, वो भी वही फार्मूला लगाएंगे, ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V ओवर R. V वही वाली लगेगी क्योंकि आपको पता है कि R1 और R2 के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. R1 और R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम है एंड दैट इज़ VAB, क्योंकि ये दोनों A और B के दरमियान में लगी हुई है ना रेजिस्टेंसेस, इसलिए इनका पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा VAB. और वो आपने अभी कैलकुलेट किया है VAB, वो कितना आया है 3 वोल्ट. तो आप VAB डिवाइडेड बाय R2 की वैल्यू क्या थी आपके पास, वो भी 6 ओम थी, जैसे R1 6 ओम थी, ये भी 6 ओम है, तो सेम करंट्स आएंगी ना फिर. तो ये देख लें, VAB 3 वोल्ट डिवाइडेड बाय R2 क्या है 6 ओम. आप इसको डिवाइड करें, सिंप्लीफाई करें तो ये भी 0.5 एम्पेयर. इसका मतलब है कि इन दोनों रेजिस्टेंसेस से चूँकि आपकी सेम वो आ रही थी, ये दोनों सेम थी ना, दोनों 6 ओम थी, सेम रेजिस्टेंसेस थी, तो इन दोनों रेजिस्टेंसेस से सेम अमाउंट ऑफ करंट I1 और I2 की जो वैल्यू है, I1 फ्लो कर रही है थ्रू R1 और I2 फ्लो कर रही थी थ्रू R2. ये दोनों सेम वैल्यूज आई हैं विच इज़ 0.5 एम्पेयर. ठीक है, अब आपको उन्होंने आखिरी चीज़ जो अब आपने निकालनी है कि आपने R1 से भी करंट निकाल ली, R2 से भी करंट निकाल ली. अब आखिरी चीज़ कि करंट थ्रू R3 कितनी होगी. अब आपको पता है कि इन दोनों से करंट गुजरने के बाद, वैसे तो ये कॉमन सेंस की बात है, ये I1 गुजरी, कहाँ पहुँची, R3 के पास. ये I2 निकली, कहाँ पहुँची, R3 के पास. और उसके बाद वो टोटल करंट बन के वापस जा रही हैं. ऐसे करंट फ्लो कर रही है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव. इसका मतलब है इन दोनों करंट्स का I1 और I2 का जो सम होगा वो R3 से पास कर रहा है ना. एज सिंपल एज दैट कि ये दोनों करंट्स कहाँ जा रही हैं आगे से, ये भी R3 के पास जा रही है और I2 भी किधर जा रही है, R3 के पास. इसका मतलब है R3 से टोटल जो सम ऑफ द करंट्स ऑफ I1 एंड I2 जो है वो पास कर रही हैं. तो इसको अब आप लिख सकते हैं कि जो R3 से करंट फ्लो कर रही है दैट इज़ द सम ऑफ I1 एंड I2, दैट इज़ 0.5 प्लस 0.5 एंड दैट इज़ 1 एम्पेयर एंड दिस इज़ द टोटल करंट विच इज़ फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. इसका मतलब है R3 से वो करंट फ्लो कर रही है सर्किट से जो कि आपकी टोटल करंट है, क्योंकि I1 और I2 में करंट जाके डिवाइड हुई थी. और ये देखिए ना क्यों डिवाइड हुई थी, क्योंकि वो दोनों पैरेलल में रजिस्टर लगे हुए थे. जब पैरेलल में रजिस्टर लगते हैं तो करंट्स डिवाइड हो जाती हैं. इसकी करंट I1 हो गई, इसकी करंट I2 हो गई. लेकिन आगे जब वो सीरीज़ में लगा हुआ है रजिस्टर तो फिर इन दोनों की जो टोटल करंट जो सर्किट से फ्लो कर रही है वो इस R3 से, चूँकि ये सीरीज़ में लगा हुआ है, इससे टोटल करंट फ्लो करेगी. ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने इन पॉइंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, पिक कर लिया होगा. फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं. आगे आ जाए जी, प्रॉब्लम नंबर 13.4. अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज़ 2 सेंटीमीटर. ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ये 13.4 और इसके बाद जो न्यूमेरिकल है 13.5. ये दो न्यूमेरिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं. क्यों इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम में आई हुई हैं, इसलिए मैंने आपको ये मार्क करवाई हैं. 13.4 भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी मार्क कर सकते हैं. और आपकी 13.5 जो न्यूमेरिकल है ये वाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको पता है 3 मार्क्स की न्यूमेरिकल आती है आपके पेपर में. तो ज़्यादातर वो किस तरह की न्यूमेरिकल्स देते हैं जो कम्पैक्ट हों और मतलब एक फार्मूला लगना हो और वो सॉल्व हो जाए. ज़्यादातर मोस्ट प्रॉबेबली इस तरह की न्यूमेरिकल्स देते हैं. तो ये दो न्यूमेरिकल्स काफ़ी दफ़ा बोर्ड के एग्जाम्स में आई हुई हैं, 13.4 और 13.5. इन पे आपने ज़रा अच्छी तरह, और इस तरह की याद है मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी कराई थी. सो मेरा नहीं ख्याल आपको कोई परेशानी होगी इंशाल्लाह. देखें, अ रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज़ 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर. ये उसका एरिया है. 2 बाई 2 सेंटीमीटर जो आपको देते हैं ना वो एरिया होता है. वो रेक्टेंगुलर बार का एरिया है 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 2 सेंटीमीटर. 2 बाई 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज़ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. और इसको आप अब चूँकि आप डाटा लिख रहे हैं ना तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में लिखेंगे. सो दिस इज़ 4 × 10 की पावर आपको
पार्ट 1 में इससे ये बात बताई जाती है कि ये जो स्केयर होता है ना, ये सिर्फ यूनिट पे नहीं होता, ये प्रीफिक्स पर भी होता है. So when we say that this is centimeter square, so this is not only the square on the meter, it is also the square on centi. ठीक है. और जब आप सेंटी के ऊपर स्केयर करते हैं, सेंटी की वैल्यू होती है 10 की पावर -2, तो जब आप उसका स्केयर करेंगे सो दिस इज 10 पावर -4 मीटर स्केयर. अब आप इसकी लेंथ ऑफ द बार आपको दी हुई है 40 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करें. आप इसको 40 × 10 की पावर -2 या इसे 100 से डिवाइड करके 0.4 मीटर भी लिख सकते हैं. उसके बाद कैलकुलेटेड से रेजिस्टेंस, आपसे वो रेजिस्टेंस मांग रहे हैं कैपिटल आर, और रेजिस्टिविटी उन्होंने आपको रो जो है वो दी है 11 × 10⁻⁸ ओहम × मीटर. ये ऑलरेडी SI यूनिट में है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. सिंपली रेजिस्टेंस मांगा है तो रेजिस्टेंस का फार्मूला रेजिस्टिविटी के साथ है ना, R = ρL/A. याद है जब हम कहते थे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन. और जब हम उसको खोलते थे प्रोपोर्शनैलिटी को, तो हमारे पास ये कांस्टेंट आता था जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते थे, जो मटेरियल ऑफ द कंडक्टर और इन डायमेंशंस और चीज़ों पर डिपेंड करता था. अब यहाँ पे ये फार्मूला R = ρL/A, रो की वैल्यू भी है, लेंथ की वैल्यू भी है, एरिया की वैल्यू भी है, सब कुछ पुट करें और कैलकुलेट करें ऑन द कैलकुलेटर, तो आपके पास 1.1 × 10⁻⁴ ओहम. वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, कोई मसला नहीं, सिर्फ एक फार्मूला चाहिए था. हाँ, और जो बीच में डाटा में कन्वर्जन करनी है आपने सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में, वो ज़रा ध्यान से आपने करनी है, तो कोई मसला नहीं इस न्यूमेरिकल में. ठीक है स्टूडेंट्स. अब आगे आ जाएं 13.5. 13.5 जो है द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस. अब ये इनिशियल टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने आपको बता दिया. आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना होता है, 0 में 273 ऐड करेंगे तो ये 273 केल्विन बन जाएगा, बिकॉज केल्विन जो है आपको पता है ना वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है टेम्परेचर की. उसके बाद उसकी रेजिस्टेंस R0 दी हुई है 0 डिग्री सेल्सियस पे. जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, R0 होती है ना, और वो कितनी दी हुई है 1 × 10⁻⁴ ओहम. व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस, RT आपको निकालने के लिए कहा है उन्होंने कि रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर. ठीक है, वो टेम्परेचर क्या दिया हुआ उन्होंने, RT आपने निकालनी है, वो टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ द फाइनल टेम्परेचर T. और वो 500 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब है 500 + 273 आप इसमें करेंगे, सो दिस इज 773 केल्विन. ये उसका टेम्परेचर T बन जाएगा एट एनी टेम्परेचर. इफ़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट, अल्फा को कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसका मतलब है आपने कौन सा फार्मूला, अल्फा के 2 फार्मूलाज थे ना, एक था रेजिस्टेंस की फॉर्म में और एक था रेजिस्टिविटी की फॉर्म में. यहाँ कौन सा वाला लगेगा, रेजिस्टेंस वाला. तो अल्फा = कितना दिया हुआ है 5.2 × 10⁻³ पर केल्विन यूनिट होती है अल्फा की. आप सबसे पहले इसका चेंज इन टेम्परेचर निकालें. चेंज इन टेम्परेचर का मतलब होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. एक टेम्परेचर चाहिए ना आपको. फाइनल टेम्परेचर कितना निकाला आपने, 773 केल्विन. ठीक है, वो आप यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे इधर लिखा हुआ है, वरना आप डायरेक्ट 773 - 273 करके 500 केल्विन भी लिख सकते हैं. ठीक है, आप ये 2 स्टेप्स ऐड कर लें और उसके बाद आप 500 केल्विन, इसको 773 - 273 करके 500 केल्विन भी लिख सकते हैं. या फिर आप अगर ये स्टेप्स नहीं ऐड किए हुए आपने, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर कितना था, फाइनल टेम्परेचर 500 + 273 इसे ब्रैकेट में लिख लें, और -0 डिग्री सेल्सियस को आप कैसे लिख सकते हैं, 273 केल्विन ना, तो उसकी जगह 273 लिख दें. तो इस तरह भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है. आप चाहे ये स्टेप्स ऐड करके इसको 773 - 273 केल्विन करेंगे तो 500 केल्विन आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसमें अल्फ़ा देखें. अल्फ़ा का फार्मूला आपको आना चाहिए. अल्फ़ा किसके इक्वल था, रेजिस्टेंस वाला, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. अल्फ़ा = RT - R0 / R0 T. ये फार्मूला था. क्या फार्मूला था, RT - R0 / R0 T. RT तो आपको चाहिए, इसको आप इधर ही रहने दें, माइनस R0 की वैल्यू दी हुई है ना 1 × 10⁻⁴ ओहम, डिवाइडेड बाय R0 1 × 10⁻⁴ ओहम, मल्टीप्लाई बाय ये कौन सा T है, ये वो टेम्परेचर है जो आपने अभी निकाला है, चेंज इन टेम्परेचर T. ठीक है, और वो कितना निकाला आपने, 500 केल्विन. ये 500 इधर आ जाएगा. अब इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये जो नीचे डिवाइड हो रही है ना टर्म्स, इनको पहले आप इधर ले जाएं और दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी इक्वल के, और ये जो टर्म फिर इधर माइनस हो रही है ये इक्वल के सेकंड साइड पर जाके क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, प्लस हो जाएगी. फिर आपके पास RT आ जाएगा. आफ्टर कैलकुलेशन जब आप कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास RT आएगा 3.6 × 10⁻⁴ ओहम. ओके स्टूडेंट्स, आई होप, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये दोनों हैं कम्पैक्ट स्मॉल सी लेकिन इंपॉर्टेंट भी, स्पेशली ये 13.5 वाली. ठीक है, तो आपने इसको बड़ी ध्यान से करना है और इसको अंडरस्टैंड करना है. जस्ट फार्मूला लगना है और
सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई ऐसा मसला नहीं, इंशाल्लाह आपको होगा। तो बड़ी दफ़ा ये बोर्ड में आई हुई है, बोर्ड एग्ज़ाम्स में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना इनफ है आज के लिए। कल हम इंशाल्लाह इसकी बाकी की जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी इंशाल्लाह होल चैप्टर की डेफिनेशंस की और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, जो आपने मुझे सॉल्व करके देनी होगी विद इन अ गिवन टाइम। आप उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें, अपना चैप्टर को, अपने लेसन्स को अच्छे से प्रिपेयर करें। आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरा चैनल तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। बेल आइकन प्रेस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको जो डेली बेसिस पे मैं लेक्चर देती हूँ वह उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। और अगर आपको कोई भी परेशानी हो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लाइक करते हैं वीडियो को तो लाइक आइकन प्रेस करें ताकि पता चल जाए कि आपने अच्छे से लेक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया है। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।